जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन पढ़िएगा क्योंकि इसे बोर्ड एग्जाम में आने की क्या है संभावना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो कह रहा है कि संक्रियण ऊर्जा क्या है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। देखिए वो ध्यान से, एक्टिवेशन एनर्जी समझने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, अभिकारक। क्या है बाबू? अभिकारक जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? अभिकारक। और अभिकारक को हम लोग को चेंज करना है किसके अंदर? उत्पाद के अंदर, यानी प्रोडक्ट के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा कब? जब अभिकारक किस अवस्था में आएगा बाबू? संक्रियण अवस्था, यानी एक्टिवेशन स्टेट में आएगा, यानी जिसके बाद वो अभिकारक से किस में चेंज होने लगेगा? उत्पाद में। अब देखिए ध्यान से, वही समझना है कि किसी भी अभिकारक को उत्पाद में क्या करना है? परिवर्तित करना है। तो इस अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए पहले कौन अवस्था में आना पड़ेगा? संक्रियण अवस्था में। और संक्रियण अवस्था में लाने के लिए हम लोग को उन सभी अभिकारक के अणुओं को ऊर्जा देना पड़ेगा, और यही ऊर्जा कहलाएगा कौन ऊर्जा बाबू? संक्रियण ऊर्जा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अभिकारक को उत्पाद बनने के लिए, उसे संक्रियण अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा कहलाता है। समझ में आ गया बाबू? अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हम लोग समझ गए कि अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होना है, यानी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए उसे एक्टिवेशन स्टेट में आना पड़ेगा, और एक्टिवेशन स्टेट में आने के लिए जो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा कहलाता है बाबू संक्रियण ऊर्जा। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्रियण ऊर्जा और वेग स्थिरांक, कौन स्थिरांक बाबू? वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है? ध्यान से देखिएगा, आपको मैं बता दूं बाबू कि वेग स्थिरांक जो k होता है, k बराबर होता है बाबू e के पावर माइनस e और नीचे होता है बाबू RT। ये देखिए e के पावर में है, ठीक है बाबू। जहां पर k क्या है? वेग स्थिरांक, यानी रेट कांस्टेंट। वेग क्या है बाबू? स्थिरांक है, कोई दिक्कत। और ए यहाँ पे है बाबू आरहेनियस, आरहेनियस नियतांक, आरहेनियस, हेनियस कौन बाबू? नियतांक है, ठीक है बाबू। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा कि सर ई ए क्या है? ई ए, ई मतलब क्या है? एनर्जी है, और ई कैसा एनर्जी है? एक्टिवेशन वाला है। तो यहाँ पे ई ए आपके पास कौन सी ऊर्जा है बाबू? संक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बाबू? संक्रियण ऊर्जा। टी क्या है बाबू? ताप है, और ताप हमेशा किस में लेके चलना है? केल्विन में। तो टी क्या हो गया बाबू? ताप, यानी किस में लेके चलेंगे? केल्विन में। और आर क्या है? गैस नियतांक, ठीक है बाबू। तो ये था हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन, संक्रियण ऊर्जा क्या है। समझ में आया बाबू? और अगर आपसे संक्रियण ऊर्जा और वेग स्थिरांक में रिलेशन पूछेगा, के बराबर लिखिएगा ए के पावर माइनस E बट्टा RT, और यहाँ पे E क्या है वो? एक्सपोनेंशियल टर्म है जो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर कह रहा है देहली ऊर्जा क्या है। तो क्या समझना है बाबू? देहली ऊर्जा यानी थ्रेश होल्ड एनर्जी, या थ्रेश होल्ड कौन बाबू? ऊर्जा। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है बाबू कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है देहली ऊर्जा। समझ में आया? किसी भी परमाणु से क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन को क्या निकालना है? बाहर। अब इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा बाबू? जब उसको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी तो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा? बाहर। तो किसी भी परमाणु से, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा या थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गया बाबू? चलिए ये था क्वेश्चन हम लोग के पास 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या कह रहा है बाबू?
3 आपके पास आ रहा है बाबू सेल स्थिरांक क्या है और चालकता तथा चालकत्व में संबंध स्थापित करें। बाबू ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो देखिएगा ध्यान से, सेल स्थिरांक क्या है और चालकता और किसमें, चालकत्व में संबंध स्थापित करना। तो सबसे पहले हम लोग सेल स्थिरांक के बारे में बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, सेल स्थिरांक समझने के लिए आपको क्या करना है बाबू, देखना है सबसे पहले कोई भी सेल लेंगे, सेल, और इस सेल के अंदर हम भर देंगे बाबू विद्युत अपघट्य। क्या भरेंगे सर, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। अब इसके अंदर आपको बनाना है इलेक्ट्रोड, ठीक है बाबू, इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीकरण और अवकरण की क्या होगी, प्रक्रिया होगी। तो ये हम लोग के पास फर्स्ट क्या था, इलेक्ट्रोड। ये क्या है सर, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड जो लेफ्ट साइड आप बनाते हैं, ये लेफ्ट साइड, इस साइड वाले इलेक्ट्रोड को नाम दे दीजिएगा एनोड। क्या है बाबू, एनोड। कोई दिक्कत, इधर वाला इलेक्ट्रोड जो है, इधर वाला जो क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा, उसको हम नाम क्या देंगे बाबू, कैथोड। क्या नाम देंगे, कैथोड। और ये भी आपका क्या है बाबू, इलेक्ट्रोड है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बाबू। अब ध्यान से देखिए, हम क्या आपको समझाएंगे बाबू, सबसे पहले कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी को मान लेंगे बाबू हम L। कितनी मान लेंगे, L। और ये कितना इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट, यानी ये वाली एरिया इस विद्युत अपघट्य के अंदर क्या है, डूबा है, ठीक है बाबू। तो मान लेते हैं ये जो डूबा है, कितना एरिया डूबा है बाबू, A। कितना, A। वो A क्या है, अनुप्रस्थ काट है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या समझना है कि जो सेल स्थिरांक होता है, कौन स्थिरांक बाबू, सेल स्थिरांक किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा। सेल स्थिरांक क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। कितनी दूरी है सर, L। कोई दिक्कत, और इसका अनुप्रस्थ काट जो विद्युत अपघट्य में डूबा है, कितना, A। तो यही कहलाता है सेल स्थिरांक L/A, L/A। और इसको लिख देंगे हम लोग, मान लीजिए x से, किससे, x से। कई बार इसे g से भी लिखा जाता है, तो आप मान लीजिए कितना, x। तो यानी पहला फॉर्मूला हमारे पास आया कि सेल स्थिरांक क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी तथा सेल के अनुप्रस्थ काट का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई डाउट है बाबू, नहीं। चलिए अब हम लोग इनके यानी चालकता और चालकत्व में रिलेशन निकालेंगे। तो चालकता और चालकत्व में रिलेशन निकालने से पहले आपको आना चाहिए कि चालकता क्या है, चालकत्व क्या है, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग बात करते हैं, जो क्या होता है बाबू, चालकत्व। डिफिनीशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। चालकत्व यानी इसको लिखते हैं किससे बाबू, C से। किसके बराबर होता है, प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध यानी धारा के प्रवाह का जो क्या करे, विरोध करे। तो प्रतिरोध का उल्टा यानी 1/, प्रतिरोध, और 1/, प्रतिरोध को नाम देंगे चालकत्व। यानी किससे लिखेंगे, C से, और प्रतिरोध को लिखेंगे किससे, R से। समझ में आ गया। दूसरा आपसे पूछा जाएगा बाबू चालकता, जो पूछा गया है, यानी चालकता क्या है बाबू, तो कहिएगा सर प्रतिरोधकता, यानी रो पढ़े होंगे, प्रतिरोधकता यानी रो, जिसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो यानी 1/, प्रतिरोधकता क्या कहलाती है बाबू, चालकता कहलाती है। चालकता को लिखेंगे K से, 1/, प्रतिरोधकता को लिखेंगे किससे, रो से। इतनी आपको समझ में आ गया होगा। अब रिलेशन निकालना, रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे बाबू, R बराबर, याद आ रहा है किसी को बाबू, R बराबर होता है रो L/A में। पढ़े हैं बाबू आप लोग, R बराबर रो L/A। आप इसको एक काम करते हैं बाबू, रो तो रहने देते हैं और L/A के जगह पर लिख लेते हैं x। क्या लिख दिए, x। कोई दिक्कत हो यहां तक बताइए। L/A यानी सेल स्थिरांक। अब हम क्या करेंगे, नीचे मान लेंगे कितना, 1, यहां भी नीचे मान लेंगे 1, यहां भी नीचे मान लेंगे 1। आप कहेंगे सर ये ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो इसका कुछ न कुछ कारण है। अब हमको लाना क्या है बाबू, चालकत्व। चालकत्व किसके बराबर है, 1/R, यानी हमको 1/R लाना है। तो 1/R कब आ सकता है, आप इसको उलाट दीजिए, कौन ऊपर चल जाएगा, R
ऊपर है, नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/r। क्या हो जाएगा 1/r। ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा बाबू 1/r, और 1/r बराबर हो जाएगा बाबू 1/रो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1/रो, और ये हो जाएगा ऊपर 1 चल जाएगा 1/x। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब यहाँ आप लिख लीजिएगा इसको, यहाँ समझिएगा हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है बाबू। यानी ये हो जाएगा 1/r, 1/r हो जाएगा देखिए बाबू चालकत्व यानी कितना बाबू c, और बराबर हो जाएगा बाबू यहाँ से 1/रो, 1/रो यानी चालकता किससे k से, और इनटू में है बाबू 1/x। अब हमको क्या निकालना है बाबू, इस x से गुणा कर देंगे तो k में 1 से गुणा हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा कितना वो देखिए k बराबर हो जाएगा c इंटू में x, और यही क्या है बाबू रिलेशन है। समझ में आ गया। कौन कौन है बाबू यहाँ पे, कौन सा भौतिक राशि है, k है आपके पास चालकता और c है आपके पास चालकत्व, और ये x क्या है बाबू सेल स्थिरांक। क्या है सर सेल स्थिरांक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैंने यहां से यहां लिख दिया है। कोई डाउट यहां तक बाबू। चलिए आप इसका एक बार क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं। 4 क्या कह रहा हूं ध्यान से देखिए, कार्बोकेटायन क्या है, यानी कार्बोकेटायन क्या होता है ये आपको समझाना है। देखिए बाबू वैसा यौगिक जिसमें कार्बन क्या हो धनावेशित हो, यानी कार्बन के ऊपर कौन चार्ज हो प्लस चार्ज हो, तो ऐसे यौगिक को बोलते हैं कार्बोकेटायन। केटायन मतलब होता है प्लस चार्ज। कहिए सर कैसे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको समझाइए। देखिए बाबू ध्यान से क्या होता है बाबू, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH3 क्या है Cl है, यानी ये है मिथाइल क्लोराइड। अब ये अगर प्लस माइनस में टूटेगा तो ये हो जाएगा Cl पे कौन चार्ज माइनस चार्ज, और ये बन जाएगा बाबू CH3 इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो ये जो प्लस चार्ज है बाबू किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है। तो ये जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज वाला यौगिक है इसी का नाम देंगे हम लोग कार्बोकेटायन। क्या नाम देंगे कार्बोकेटायन। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ चलते हैं। 5 क्या कह रहा है बाबू, कायरल कार्बन और अकायरल कार्बन को क्या करें परिभाषित करें। कायरल कार्बन और अकायरल कार्बन को क्या करना है परिभाषित करना है, ठीक है बाबू। ध्यान से देखिएगा, कायरल कार्बन के मतलब क्या होता है बाबू, वैसा कार्बन, क्या कहिएगा वैसा कार्बन जिसमें कार्बन से जो 4 समूह जुड़े होंगे, यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, और जो चारों जो बॉन्ड बनाया होगा चारों बॉन्ड क्या होंगे अलग अलग ग्रुप क्या होंगे जुड़े होंगे चारों बॉन्ड से, तो उसको नाम देंगे हम उस कार्बन को कायरल कार्बन। यानी क्या समझा आपने कि कार्बन है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं। कितना बॉन्ड, और 4 बॉन्ड मान लीजिए इससे X जुड़ा है, इससे Y जुड़ा है, इससे Z जुड़ा है, इससे W जुड़ा है, यानी चारों जो ग्रुप होंगे यानी X नॉट इक्वल टू Y नॉट इक्वल टू Z नॉट इक्वल टू W, यानी चारों जो ग्रुप होंगे अलग अलग ग्रुप होंगे। तो इस कार्बन को हम लोग नाम देंगे कौन सा कार्बन बाबू कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन नाम देंगे कायरल कार्बन। समझ में आया कि नहीं बाबू, यानी कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप अगर जुड़े होंगे तो इस कार्बन को नाम देंगे कायरल कार्बन। याद हो गया बाबू। और ग्लूकोज में आपसे एग्जाम में पूछेगा, ग्लूकोज में कायरल कार्बन जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। यानी ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं 4 कायरल कार्बन होते हैं, जिनसे 4 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। अब दूसरा आपसे पूछ रहा है अकायरल कार्बन। अकायरल कार्बन तो वैसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग समूह नहीं जुड़े होते हैं अकायरल कार्बन कहलाता है। यानी जिससे कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप नहीं जुड़े हो तो उस कार्बन को नाम देंगे अकायरल कार्बन। तो यानी आपको याद हो गया होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जिसमें 4 होंगे कैसा कार्बन बाबू कायरल कार्बन। याद रहेगा
और 2 होंगे कैसा कार्बन, अकायरल कार्बन। समझ में आ गया बाबू? तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 एकदम अच्छा से समझ में आया होगा कि क्या होता है कायरल और क्या होता है अकायरल। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्या कह रहा है? परिभाषित करना है। देखिए वो 6 कह रहा है प्राथमिक सेल के बारे में बताना और एक एक एग्जाम्पल याद रखना। देखिए ध्यान से, प्राथमिक सेल के मतलब होता है, प्राथमिक सेल एक विद्युत रासायनिक क्या है? सेल है। विद्युत रासायनिक सेल के मतलब है कि सेल के अंदर रिएक्शन होगा और विद्युत ऊर्जा क्या करेगा? देगा। यानी हम लोग इनपुट में इसके अंदर क्या होगा? रिएक्शन होगा, यानी रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देगा? विद्युत ऊर्जा में। तो याद रखना है कि सेल एक विद्युत रासायनिक सेल होता है जिसका एक बार क्या कर लिया जाए? उपयोग कर लिया जाए, तो उपयोग करने के बाद दोबारा कौन सा रिचार्ज करके दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। सिंपल सी बात है। वैसा रासायनिक सेल, यानी कौन सेल बाबू? प्राथमिक सेल। वैसा रासायनिक सेल जिसका एक बार अगर आप यूज कर लें तो उसको पुनः चार्ज करके दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उन्हें क्या कहा जाएगा? प्राथमिक सेल। एग्जाम्पल में डेनियल और लेक्लांसे सेल बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से कौन प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है, तो कहेगा सर डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम लोग चार्ज करके उपयोग में नहीं ला सकते। समझ में आ गया बाबू? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कौन सेल बाबू? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल कह रहा है कि द्वितीयक सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद रिचार्ज करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इसको एक बार उपयोग कर लिया जाए, फिर से चार्ज कर लिया जाए और चार्ज करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, तो उनको नाम देंगे कौन सेल बाबू? द्वितीयक सेल। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, मोबाइल में यूज किया था लिथियम आयन बैटरी, और यहाँ लेड स्टोरेज जितने भी आप ट्रैक्टर या मोटर वाहन जो भी देखते होंगे उन सब में कौन सा? लेड स्टोरेज बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो जिस बैटरी का एक बार अगर उपयोग किया जाए और पुनः चार्ज करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, उनको नाम देंगे हम लोग द्वितीयक सेल। समझ में आया? और जिनको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उनको नाम देंगे प्राथमिक सेल। कोई दिक्कत बाबू? चलिए अब इसी में नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो कौन सा सेल? ईंधन सेल। ईंधन सेल से नाम में से आपको स्पष्ट आ गया होगा कि इसके अंदर जो हम लोग विद्युत अपघट्य यूज करेंगे उसका उपयोग करके हम लोग क्या उत्पन्न करेंगे बाबू? ऊर्जा क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे। और उस ऊर्जा में जैसे क्या होता है बाबू? विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है। तो ध्यान देखिए कैसे कह रहा है कि ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जैसे में होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में क्या होता है बाबू? यानी ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। समझ में आया बाबू? नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है बाबू शुष्क सेल, यानी इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? ड्राई सेल के नाम से जानते हैं। ड्राई सेल कह रहा है बाबू कि शुष्क सेल, यानी ड्राई सेल क्या है? शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें कम नमी वाला लेई के समान विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, कई बार आपसे पूछा था इसको ड्राई सेल क्यों नाम दिया था। अब ड्राई सेल का मतलब ये नहीं समझना कि उसके अंदर विद्युत अपघट्य होता नहीं है या होता भी तो एकदम शुष्क होता नहीं। ड्राई सेल का मतलब है जिसमें जो विद्युत अपघट्य यूज हो रहा है उसमें जल की मात्रा या नमी की मात्रा बहुत 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 क्या होती है? कम होती है। तो यानी उस सेल को नाम देंगे ड्राई सेल। ठीक है, चलिए अब ये भी याद रखना है कि शुष्क सेल में कोई द्रवित विद्युत अपघट्य क्या होगा बाबू? द्रवित विद्युत अपघट्य का उपयोग नहीं किया जाता। कोई लिक्विड वाला विद्युत अपघट्य जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में किसका यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो वैसे विद्युत अपघट्य का यूज नहीं किया जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो शुष्क सेल होता है सस्ता और हल्का होता है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। यानी एक स्थान होगा, एक स्थान से कहाँ बाबू? दूसरे स्थान तक। एक कहाँ से बाबू? स्थान से कहाँ? दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है बाबू, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी क्या होता है कौन बाबू? ईंधन सेल, और क्या होता है? विद्युत शुष्क सेल। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आ रहा है वो हम लोग के पास, अल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक होता है क्यों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सर अल्कोहल का जो जलीय विलयन होता है कुचालक क्यों होता है, अल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक क्यों होता है, यानी इससे धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता। सिंपल सा टर्म है, कहेंगे सर अल्कोहल अपने जलीय विलयन में किसके रूप में, आयनों के रूप में नहीं टूट पाता है, इसलिए अल्कोहल का जलीय विलयन क्या होता है, कुचालक होता है। आपको मालूम होगा बाबू, अगर कोई धातु है तो धातु में धारा का प्रवाह किसके चलते होता है, इलेक्ट्रॉन के चलते। और कोई लिक्विड है तो लिक्विड में धारा का प्रवाह किसके चलते होता है, आयन के चलते। तो यहाँ अपने आयन में नहीं टूट पाता है, इसलिए जलीय विलयन क्या होता है, कुचालक होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पावर अल्कोहल क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया कि पावर अल्कोहल क्या है। याद कर लीजिए बाबू, आप क्या लीजिएगा, सबसे पहले एथेनॉल, क्या लेकर चलिएगा, एथेनॉल। यहाँ पे लिखा हुआ है एथेनॉल, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है C2H5OH। तो सबसे पहले हम एथेनॉल लेंगे, एथेनॉल में क्या मिलाएंगे, बेंजीन और पेट्रोल, और जो ये मिक्सचर बनेगा उसका नाम देंगे हम लोग कौन अल्कोहल, पावर अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं बाबू, पावर अल्कोहल से नाम समझ रहे हैं, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कहेंगे एथेनॉल, बेंजीन तथा पेट्रोल का मिश्रण क्या कहलाता है, पावर अल्कोहल कहलाता है। यानी एथेनॉल प्लस बेंजीन प्लस पेट्रोल बराबर पावर अल्कोहल, या इसको शक्ति अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया वो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या कह रहा है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। 9 कह रहा है बाबू कि असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है, यानी अब नॉर्मल मोलिक्यूलर मास। देखिए बाबू, कह रहा है कि जब किसी भी विलेय को किसमें मिलाया जाता है, विलायक में, यानी किसी भी विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलेय के अणुओं की संयोजन या वियोजन, संयोजन के मतलब होता है जुड़ना और वियोजन के मतलब टूटना। संयोजन या वियोजन से विलयन में उपस्थित कणों की संख्या घट या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी हमने क्या बताया कि जब किसी भी विलायक में विलेय मिलाएंगे और विलेय जैसे मिलाएंगे तो विलेय के अणु क्या होंगे, या तो संयोजन के द्वारा मतलब जुड़कर, या वियोजन के द्वारा यानी टूटकर। जब संयोजन होगा बाबू तो अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए अणु जुड़ के बड़ा अणु बना रहा है तो उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। अगर टूटेंगे तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान, यानी जो प्रयोग कर रहे हैं उसके द्रव्यमान में और जो थ्योरेटिकल द्रव्यमान था उसके द्रव्यमान में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया कि जब किसी भी विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो विलायक के अंदर जो विलेय होंगे उनके अणु या तो आपस में जुड़ेंगे यानी संयोजन, या टूटेंगे मतलब वियोजन। जब संयोजित होंगे तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वियोजित होंगे यानी टूटेंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिसके चलते थ्योरेटिकल मान और प्रायोगिक मान में क्या आता है, द्रव्यमान में अंतर आता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए, जब किसी विलेय को विलायक में, किसमें बाबू, विलायक में मिलाया जाता है तो विलेय के अणुओं के संयोजन या वियोजन होने से विलयन में उपस्थित कणों, विलयन में उपस्थित कौन बाबू, कणों की संख्या घट या बढ़ जाती है, जिसके कारण विलेय के प्रायोगिक और सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान में भिन्नता आ जाती है, जो असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्या कह रहा है बाबू कि ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्यों, यानी ओजोन क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक होता है। तो आपको मालूम होगा वो ऑक्सीकारक के मतलब होता है जो दूसरे को ऑक्सीजन दे, दूसरे को ऑक्सीजन दे, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। अब देखिए वो ध्यान से, ओजोन एक अस्थायी यौगिक होता है, यानी ओजोन जो होता है बाबू, ओजोन यानी कौन 3
O3। कैसा यौगिक है? अस्थायी यौगिक। अस्थायी के मतलब होता है कि वो अब क्या होगा, किसी न किसी रूप में टूटेगा या किसी न किसी से क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो ओजोन जो O3 होता है ये टूट जाता है और टूट के देता है बाबू O2 प्लस कौन बाबू, ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है इसको नाम देते हैं हम लोग नवजात ऑक्सीजन। क्या नाम देते हैं सर? नवजात ऑक्सीजन। क्या देंगे? नाम देंगे। यानी ओजोन टूटकर ऑक्सीजन और किसमें चेंज हो गया? नवजात ऑक्सीजन में क्या हो गया? चेंज हो गया। और यही नवजात ऑक्सीजन के कारण क्या होता है वो? ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक होता है। समझ में आ गया होगा। यानी ओजोन अस्थायी यौगिक होता है जो ऑक्सीजन गैस तथा नवजात ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जो नवजात ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्या होता है? क्रियाशील। यानी ये जो नवजात ऑक्सीजन है काफ़ी अधिक क्या है? अधिक क्रियाशील है। और काफ़ी अधिक क्रियाशील होने के कारण दूसरों के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो इसलिए ये काफ़ी अधिक क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मतलब दूसरों को ऑक्सीजन दे और यही ऑक्सीजन दे। समझ में आया बाबू? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम बाबू? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, कह रहा है साबुन कपड़ा साफ करने में कैसे कार्य करता है। साबुन कैसे कार्य करता है ये आपको बताना है। ठीक है बाबू? चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। और नहीं समझ आएगा मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जरूर ये समझ में होगा। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं इसका, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको याद रखना है जो साबुन होता है उसका फार्मूला कोई भी साबुन, जैसे सोडियम एस्टियरेट कितना होता है? C17 H35 COO कितना बाबू? Na। ध्यान से देखिएगा, C17 H35 COO कितना बाबू? Na। जो C17 H35 है ये जो होता है बाबू इसको बोलते हैं, यानी ये हाइड्रोकार्बन है। कैसे सर? हाइड्रोकार्बन के मतलब होता है जिसमें कार्बन और क्या हो? हाइड्रोजन हो। तो ये C17 H35 क्या है? हाइड्रो क्या है बाबू? कार्बन है। और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कैसा भाग है बाबू साबुन का? अनआयनिक भाग। अनआयनिक कौन बाबू? भाग है। कोई दिक्कत यहां तक? ध्यान से देखिएगा, यानी साबुन का कैसा भाग है बाबू? अनआयनिक क्या है? भाग। ठीक है। दूसरा जो आपके पास COONA दिख रहा है, जो COONA दिख रहा है बाबू साबुन का कैसा भाग होता है? तो याद रखिएगा साबुन का आयनिक भाग होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यानी जो हाइड्रोकार्बन है कैसा भाग है? अनआयनिक भाग। और COONA कैसा है? आयनिक भाग। समझ में आया? अब हम क्या आपको समझाते हैं वो ध्यान से देखिएगा। जो क्या है अनआयनिक भाग है, अनआयनिक भाग वो हमेशा किससे क्रिया करता है? मैल से। ये इसको मैल से लगा होता है, जबकि जो आयनिक भाग है इसको किससे लगा होता है? जल से। यानी जल से लगा है मतलब क्या है बाबू? जल स्नेही है। यानी जल से इसको काफी ज्यादा क्या होता है? लगा होता है। कोई दिक्कत बाबू? समझ में आया कि नहीं है? यानी जो हाइड्रोकार्बन अनआयनिक भाग और COONA कैसा भाग? आयनिक भाग, जिसको जल से काफी लगाव और इसको किससे लगा होता है? मैल से। अगर आप इसको फार्मूला जो है इसको किसी भी जिग जैग फार्मूला में अगर सूचित करना हो, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। और यहाँ पे आप इसको 0 आगे बना दीजिएगा। इसका मतलब है कि हमने लिखा कौन सा भाग? अनआयनिक। क्या लिखा बाबू? अनआयनिक भाग लिखा। और इसका मतलब है हमने क्या लिखा? आयनिक भाग लिखा। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग इसको किसके साथ यूज करेंगे? किसके साथ बाबू? यानी मैले कपड़े के साथ। तो अब यहां तक आप ध्यान समझ गए होंगे। अब आई की कहानी आप समझिए। आई कहानी क्या कह रहा है बाबू? कि साबुन का उपयोग भींगे गंदे कपड़े के साथ किया जाता है तो साबुन अपने आयनों के रूप में टूट जाता है। यहां तक बात समझ में आया होगा। और आयनों के रूप में टूटता है जिसमें साबुन का जो आयनिक भाग है किसके साथ?
जल के साथ। देखिए जल के साथ आयनिक भाग। दूसरा जो अनआयनिक भाग है किसके साथ, मैल के साथ क्रिया करके कौन सी रचना बना देता है, मिसेल का क्या करता है, निर्माण करता है। अब यहां तक समझ में आ गया होगा, यानी मैंने क्या बताया बाबू आपको, देखिएगा ध्यान से। अब यहां आपको मिसेल समझाना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, मिसेल के बारे में बात करेंगे। मिसेल क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए कोई क्या है, बर्तन, क्या है बाबू, बर्तन, कोई दिक्कत है, दिखाई दे रहा है। अच्छा ये क्या है, बर्तन है। अब बर्तन के अंदर हम लोगों ने क्या रख दिया बाबू, जल, क्या रखा, जल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया, जल हो गया। इसके अंदर हमने क्या रखा बाबू, एक मैला कपड़ा। ये आपके पास क्या है, मैला कपड़ा है, ठीक है बाबू। और मैला कपड़ा में क्या है बाबू, मैल है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसके अंदर क्या है, मैल है। अब क्या होगा, जैसे आप साबुन का इसके साथ यूज कीजिएगा तो बनेगा क्या बाबू, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो क्या है, अनआयनिक भाग, ऐसे है ना बाबू, तो ये जो होगा अनआयनिक भाग किसके साथ जुड़ गया, मैल के साथ। ये हो गया आयनिक भाग और ये किसके साथ जुड़ेगा, जल के साथ। तो ये जो रचना बनी बाबू, जल, ये वाला आयनिक, ये वाला अनआयनिक, ये मैल, तो इसी रचना को नाम देते हैं मिसेल। क्या नाम देंगे बाबू, मिसेल। समझ में आया कि नहीं बाबू, यानी कैसे, जल के साथ जुड़ा है आयनिक, देख लीजिएगा आयनिक ये है, आयनिक के साथ क्या है, अनआयनिक, और ये क्या है, मैल। अब कहानी क्या होगा, जैसे कपड़ा को झाड़ा जाएगा सबसे पहले क्या निकलेगा, जल, जल के साथ आयनिक, आयनिक के साथ अनआयनिक, अनआयनिक के साथ मैल, ये सभी क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और कपड़ा आपका क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। समझ में आया बाबू। यानी अब क्या करते हैं, कपड़ा को झाड़ा जाता है तो जल के साथ, यानी ये जल है, इसके साथ कौन निकलेगा, आयनिक, आयनिक के साथ अनआयनिक, अनआयनिक के साथ मैल, और सब क्या निकल जाएंगे बाहर और कपड़ा आपका क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 11। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे हम लोग। लिगेंड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, लिगेंड, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिगेंड, ठीक है। देखिए लिगेंड क्या होता है बाबू, कहिएगा उप सह संयोजक यौगिक में उपस्थित परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। यानी इसको समझने से पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कोई भी उप सह संयोगिक जैसे K4 FeCN यहाँ पे 6। अब देखिए बाबू ये जो आपके पास है Fe, यही कौन परमाणु है बाबू, केंद्रीय परमाणु, यानी इसको बोल सकते हैं केंद्रीय परमाणु को केंद्रीय धनात्मक परमाणु ही बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखेंगे केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम। इसको बाबू इसके साथ कौन जुड़ा हुआ देख लीजिए बाबू, Cn। ये जो Cn जुड़ा है यही Cn क्या है बाबू, यहाँ पर लिगेंड है। क्या है बाबू, लिगेंड। समझ में आया कि नहीं बाबू। यानी हमने क्या बताया कि केंद्रीय परमाणु से जो परमाणु या आयन जुड़ा होता है, जो केंद्रीय परमाणु को कौन चीज प्रदान करता है बाबू, इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या करता है, प्रदान करता है, क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। याद रहेगा बाबू। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा बाबू उसको बोलते हैं लुईस भस्म। क्या बोलेंगे, लुईस भस्म। तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो लिगेंड होते हैं किस नेचर के होते हैं, लुईस भस्म नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। और लिगेंड केंद्रीय परमाणु से उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यानी जो लिगेंड है बाबू किसके साथ, ये जो केंद्रीय परमाणु इसके साथ कौन सा बॉन्ड के द्वारा, कहिएगा सर उप सहसंयोजक। उप सहसंयोजक किसके द्वारा, बंध के द्वारा क्या होगा, जुड़ा होगा। ये तीर वाला बॉन्ड आप लोग पढ़े होंगे, इस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और क्या देता है बाबू, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला
तत्व, परमाणु या आयन क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। लिगेंड कैसा नेचर का होता है? कहिएगा सर लुईस भस्म होता है। और किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? कहिएगा सर उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अब देखते हैं हम लोग लिगेंड के कुछ प्रकार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कह रहा है वो कौन सा लिगेंड? एक दंतुक लिगेंड यानी मोनोडेंटेड लिगेंड। सिंपल सा डिफिनेशन कहेगा सर वैसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो? एक हो, एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। जो लिगेंड है उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु की संख्या कितनी हो? एक हो, उसको बोलेंगे एक दंतुक लिगेंड। जैसे बाबू H2O, NH3, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बोनाइल, CO मतलब कार्बोनाइल, SO4, CNOH, ये सब के सब कैसे लिगेंड है? मोनोडेंटेड है, यानी एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा? प्रदान करेगा। और किसको देगा बाबू? केंद्रीय धातु परमाणु को। समझ में आया? चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है बाबू, देखिएगा नेक्स्ट पूछ रहा है द्विदंतुक लिगेंड यानी मोनोडेंटेड के बाद आया बाबू डाइडेंटेड लिगेंड यानी जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं। यानी जो केंद्रीय परमाणु है उससे 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होगा? प्राप्त होगा। समझ में आया बाबू? चलिए जैसे एग्जांपल में CO3 EN और C2O4। समझ में आया? यानी डेंटेड जो होंगे कितने परमाणु होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट कह रहा है बाबू आपके पास बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड के मतलब होता है जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 से अधिक हो, तो उसको नाम देंगे बहुदंतुक लिगेंड। यानी वैसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 से अधिक हो बहुदंतुक लिगेंड कहला, जैसे DINEDTA। समझ में आया बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन आ रहा है बाबू? उभय दंतुक लिगेंड। ये कई बार एग्जाम में क्या है बाबू? पूछा गया। कह रहा है वैसा लिगेंड जिसमें 2 या अधिक दाता परमाणु हो, यानी दाता परमाणु की संख्या 2 हो लेकिन उसमें से केवल एक परमाणु ही केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे, उभय दंतुक लिगेंड कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे CN है, क्या है बाबू? CN। अब याद कीजिए बाबू जो हम लोग के पास CN है यानी यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है वो? कार्बन। अब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास, कार्बन नाइट्रोजन दोनों के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही, या तो ये वाला या तो ये वाला, कोई एक ही केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, तो इसको बोलेंगे उभय दंतुक लिगेंड। समझ में आया कि नहीं बाबू? दाता परमाणु की संख्या 1 मोनोडेंटेड, दाता परमाणु की संख्या 2 डाइडेंटेड, दाता परमाणु की संख्या 2 से अधिक पॉलीडेंटेड, और जिसमें 2 दाता परमाणु हो लेकिन उसमें से देगा कौन? एक ही देगा, तो उसको नाम देंगे उभय दंतुक लिगेंड। समझ में आया? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कौन सा क्वेश्चन आ रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। समझ में आया? चलिए कह रहा है कि अमोनिया अच्छा लिगेंड है, क्यों? कह रहा है कि अमोनिया अच्छा लिगेंड यानी एक बढ़िया सा लिगेंड है, यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है वही लिगेंड होता है, तो वही केस यहाँ पे आएगा। देखिए वो ध्यान से, अमोनिया में, किसमें? अमोनिया में नाइट्रोजन अपने निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन को आसानी से केंद्रीय परमाणु को दे देते हैं, जिसके कारण अमोनिया अच्छा लिगेंड है। यानी अमोनिया, देखिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? यानी यहाँ पे होता है NH3। क्या होता है बाबू? NH3। ध्यान से देखिएगा, NH3 होता है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के पास बाबू बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कैसे याद करना है? वो नाइट्रोजन जो होता है इसका परमाणु संख्या 7, पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2 और 3। इससे बाबू H जुड़ गया, इससे H जुड़ गया, इससे भी क्या जुड़ गया? H। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बाबू? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। यही कौन पेयर है? लोन क्या है बाबू? पेयर है। तो अमोनिया आसानी से लोन पेयर का क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, इसलिए एक अच्छा क्या है? लिगेंड है। और आप पढ़े होंगे बाबू कि जो लोन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है, वही डोनेट करने वाला क्या कहलाता है? कहिएगा सर
लिगेंड कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर आसानी से किसको दे देगा, केंद्रीय परमाणु को, तो इसलिए अमोनिया अच्छा लिगेंड। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 कह रहा है कि शोषण यानी सोप्शन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वैसा प्रक्रम जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों होता है, यानी दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती हैं शोषण का, जिसमें अधिशोषण भी होता है और अवशोषण दोनों होता है, तो उस प्रक्रिया को नाम देंगे शोषण। ठीक है बाबू। अब कहेगा सर ये बात हमको समझ नहीं आया। देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक पदार्थ है, छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, इसके अंदर हमने कोई द्रव पदार्थ या ठोस पदार्थ रखा। ठीक है बाबू। और बाहर से कोई पदार्थ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बाबू, बाहर से। जैसे मान लीजिए ये बाहर से यहाँ पे कोई क्या है, पदार्थ है। अब ये जो पदार्थ आएगा, अगर इसके केवल सतह पर चिपकेगा, कहाँ चिपकेगा बाबू, सतह पे, यानी बाहर से आने वाला पदार्थ किसी द्रव या गैस के सतह पर केवल चिपकेगा, तो इसको बोलेंगे अधिशोषण। क्या नाम देंगे बाबू, अधिशोषण। कहानी समझ में आया। और दूसरा क्या याद रखना है कि अगर जो बाहर से आने वाला पदार्थ है उसको बोलते हैं अधिशोषित। जो आने वाला क्या है बाबू, पदार्थ है, वो कहाँ फैल जाएगा बाबू, जो आने वाला पदार्थ है, जो मान लीजिए ये पदार्थ आ रहा है, ये पदार्थ उसके संपूर्ण प्रकाय में यानी अंदर जाके क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कौन शोषण, अवशोषण। क्या नाम देंगे बाबू, अवशोषण। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो, दोनों प्रक्रिया हो, तो इसका नाम देते हैं हम लोग शोषण। समझ में आया कि नहीं बाबू। यानी अधिशोषण के मतलब होता है कि बाहर से आने वाला पदार्थ केवल किस पे रहे बाबू, सतह पे। किस पे रहे, सतह यानी पृष्ठ पर रहे, तो इस प्रक्रिया को नाम देंगे अधिशोषण। और जो पदार्थ आने वाला संपूर्ण प्रकाय, यानी इसको बोलते हैं प्रकाय, यानी बल्क में फैल जाए, यानी पूरे लिक्विड के अंदर फैल जाए, तो इसको नाम देते हैं अवशोषण। और दोनों प्रक्रिया अगर साथ साथ हो रहे तो उसको नाम देंगे हम लोग शोषण। समझ में आया। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्या होता है शोषण। वैसे प्रक्रम जिसमें अधिशोषण और शोषण दोनों प्रक्रिया साथ होती हैं, शोषण कहलाता है। कोई दिक्कत बाबू। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखो 15 का कह रहा है कि सेट जैफ का नियम लिखे। सेट जैफ का क्या लिखना है, नियम लिखना है। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि सेट जैफ के अनुसार जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, एल्कीन। एल्कीन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन बनता है। इस अभिक्रिया में जल के अणु क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है बाबू। कहेगा सर कैसे, ध्यान से देखिए। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो बाबू, OH समूह कितना हो, एक हो। जैसे हम लोग बात करते हैं वो देखिएगा C और यहाँ पर C। कोई दिक्कत है। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बाबू, 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड बना है, 1 2 3 हो गया, 1 4। इधर भी 1 2 3 और 1 4। अब देखिए वो ध्यान से, इससे जुड़ा है OH। क्या जुड़ा है बाबू, OH। इधर जुड़ा है मान लीजिए H, इधर H और इधर आपके पास क्या है, H और H। यानी ये क्या है बाबू, एथेनॉल है। यानी यहाँ पे आप देख लीजिए मोनोहाइड्रिक है, OH की संख्या कितनी है, 1 है। जैसे ही, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आया बाबू आप लोग को। यहाँ पे एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, OH समूह जुड़ा है। यहाँ पे बाबू 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये क्या होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5 कौन H बाबू, OH, यानी एथेनॉल है। क्या है बाबू, एथेनॉल। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हम गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, H2SO4। और कितना टेम्परेचर, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बाबू। अच्छा अब क्या होगा बाबू, जैसे गर्म करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन से
एक कार्बन से H और एक कार्बन से OH, यानी ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाएगा कितना बाबू, H2, कोई दिक्कत है। अब क्या बचेगा वो देखिए, तो यहाँ C बच रहा है और C के साथ कितना H है, 2H है, और यहाँ पर भी क्या बच रहा है बाबू, C, और E के साथ, इस C के साथ भी कितने H हैं, 2H है। आपको मालूम है बाबू एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, इसमें ये 2 बना है, ये भी कितना बना है, 2, कितना की कमी है, 2 की, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड जब बीच में आता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन, और ये कैसा बाबू, एथीन है। क्या है बाबू, एथीन, यानी क्या बन गया, एल्कीन बन गया। यही रूल कहलाता है सेट-जेफ का नियम। समझ में आया कि नहीं, यानी सेट-जेफ के अनुसार जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी वैसा अल्कोहल जिसमें क्या हो, OH समूह कितना हो, 1 हो, उसको 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो एक कार्बन से OH और एक कार्बन से H क्या निकल जाएगा, बाहर, यानी H2O बाहर निकलेगा और एल्कीन बन जाएगा। यही नियम है सेट-जेफ का नियम। समझ में आया बाबू, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए वो ध्यान से, 16 का है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कह रहा है बाबू कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। सबसे पहले आप क्लोरोफॉर्म का फार्मूला देख लीजिए, कितना होता है बाबू, क्लोरोफॉर्म यानी ये होता है CH और Cl3, कितना होता है बाबू, CH Cl3। जैसे ही बाबू हम लोग क्या करते हैं, इसको किस में रखेंगे बाबू, धूप में, और ये वायु के ऑक्सीजन के साथ, यानी किसके साथ, O2 के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। किसके साथ बाबू, O2 के साथ। और क्या बनाता है, ध्यान से देखिएगा, यानी इसको किसकी जरूरत पड़ेगी बाबू, प्रकाश की क्या पड़ेगी जरूरत। यानी अगर हम क्लोरोफॉर्म को किस में रखेंगे, प्रकाश में, और उसको वायु तो मिल ही जाएगा, तो क्या बना देगा बाबू, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से HCl क्या निकलता है बाहर, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक। अब बचेगा क्या बाबू, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, CHCl3। अब यहां से निकल के क्या बाबू, HCl, यानी H गायब हो गया। अब बचा कितना बाबू, C, क्या बचा, C बच गया बाबू। अब C बच गया और कितना L बचा बाबू, यहाँ पे देखिएगा C, और यहाँ पे क्या बचा बाबू, यानी इस रिएक्शन में यहां से बनता है बाबू COCl2, क्या बनता है, COCl2, यानी यहां पे याद कर लीजिएगा COCl2 बन जाता है। यानी किसका निर्माण कर देता है बाबू, फास्जीन का। किसका निर्माण कर देता है, फास्जीन का। यहाँ पे हाफ लिख सकते हैं, यानी एक O ही क्रिया करेगा, तो यानी यहाँ क्या बन गया बाबू, फास्जीन गैस का क्या हो गया, निर्माण हो गया। यानी कैसे हुआ बाबू, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, CHCl3, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ से क्या याद रखना है, एक H और एक Cl, कौन बाहर निकल गया, HCl। अब कितना H निकला बाबू, एक, तो यहाँ कोई H नहीं बचेगा। Cl कितनी बार बचेगा, 2 बार, क्योंकि एक Cl यहाँ चला गया है, और O यहाँ 2 बार है, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो यानी COCl2। और यही क्या है, फाजिन गैस, जो काफी क्या होता है बाबू, जहरीला गैस, जिसको सूंघने के बाद, ज्यादा मात्रा में सूंघने के बाद इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। समझ में आया, तो ये आपको समझना थी। यही बात हमने बोला कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विषैला फाजिन का निर्माण कर देता है, इसलिए उसे रंगीन बोतल में रखा जाता है। यानी रंगीन बोतल में रखेंगे तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण फाजिन का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए सूर्य की प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दूसरी बात, अगर क्लोरोफॉर्म को वायु तथा प्रकाश से बचाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम बोतल में रखेंगे, बोतल के अंदर रखेंगे 1% इथाइल अल्कोहल, जो क्या करता है, एक निगेटिव उत्प्रेरक होता है, यानी रिएक्शन को होने से क्या करता है, बचाता है। उत्प्रेरक के मतलब होता है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाए या घटाए, और यहां पे कौन सा उत्प्रेरक है,
ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को क्या कर देगा, घटा देगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूछे क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, तो कहेगा सर क्लोरोफॉर्म को अगर प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ा जाए तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीकृत होकर विषैला गैस का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो इस क्षति से बचने के लिए हम उसे रंगीन बोतल में रखते हैं। ठीक है बाबू। दूसरा, क्लोरोफॉर्म को अगर वायु और प्रकाश से बचाना है तो उसमें भरते समय 1% इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है जो ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा और रिएक्शन को होने से क्या करेगा, बचाएगा। समझ में आया बाबू। और ये भी याद कर लीजिएगा कि फाजिन गैस का फॉर्मूला होता है COCl2। कोई दिक्कत, कैसे स्ट्रक्चर में होता है बाबू, ध्यान से देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो स्ट्रक्चर की बात करें, C होता है, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, ऊपर O रहेगा, इधर Cl इधर Cl। तो ये आपके पास कौन सा गैस है बाबू, फास्जीन गैस है। समझ में आया बाबू। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 क्या कह रहा है बाबू कि SO2 के विरंजन गुण को समझाइए। विरंजक गुण का मतलब होता है बाबू कि जो रंगीन को रंगहीन में चेंज कर दे। अब ये आपको याद करना पड़ेगा। विरंजक गुण के मतलब होता है कि किसको बाबू, रंगीन पदार्थ को, किसको, रंगीन पदार्थ को चेंज कर दे कौना में, रंगहीन में। तो वह पदार्थ किसका काम करेगा, विरंजक का क्या करेगा, कार्य करेगा। समझ में आया बाबू। अब ध्यान से देखिएगा, क्या समझना है बाबू हम लोग को। यहां पर जो हम लोग के पास टर्म आ रहा है, टर्म क्या आ रहा है बाबू कि सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करता है जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन, यहाँ क्या याद रखिएगा, रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। कहेगा सर कैसे, ध्यान देखिए बाबू। SO2 को जैसे ही किसके साथ क्रिया कराया जाता है, H2O के साथ, क्या बन जाता है बाबू, यहां से बनता है H2SO4 और 2 जन्मजात यानी नवजात हाइड्रोजन क्या बनेंगे बाबू, नवजात क्या मिल जाएंगे, हाइड्रोजन। और इसी नवजात हाइड्रोजन के कारण यह किसी भी पदार्थ के रंग को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यानी जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण जब होगा तो उससे नवजात 2 हाइड्रोजन उत्पन्न होंगे जो क्या करेंगे बाबू, रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और यही है बाबू SO2 का कौन सा प्रॉपर्टी, विरंजक गुण। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं बाबू। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं बाबू, देखिए तो ध्यान से 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 से बस क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 है। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 क्या कह रहा है, जारण और निस्तापन में क्या करना है, अंतर। ठीक है बाबू। देखिए जारण और निस्तापन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और 2 नंबर का, आप 3 अंतर लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, आप 3 अंतर लिख दीजिएगा। देखिए सबसे पहला कह रहा हूं जारण को एक कौन नाम से जानते हैं, भर्जन। किसके नाम से बाबू, भर्जन के नाम से। और यहाँ पे क्या है, निस्तापन। कह रहा है कि जारण में अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करते हैं। जारण जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर किसको बाबू, अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करते हैं। जबकि निस्तापन में क्या होता है बाबू, निस्तापन में अयस्क को वायु की किस मात्रा में, अपर्याप्त मात्रा में गर्म करता है। तो ये पहला पॉइंट समझ में आएगा होगा कि जारण में अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में, निस्तापन में अयस्क को वायु की अपर्याप्त मात्रा में गर्म करते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, जारण में कौन सा अयस्क भाग लेता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन अयस्क, सल्फाइड। निस्तापन में हमेशा कार्बोनेट अयस्क क्या लेता है, भाग लेता है। तो पहला समझ में आया, जारण में अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में, निस्तापन में अयस्क को वायु की अपर्याप्त मात्रा में। जारण में कौन अयस्क भाग लेता है, सल्फाइड। निस्तापन में कौन अयस्क भाग लेता है, कार्बोनेट। जारण में कौन सी गैस बाहर निकलती, हाँ पहले गैस बाहर निकलेगी, लास्ट वाला स्टेप है। जारण में सल्फाइड अयस्क चेंज होता है, कौन अयस्क में,
ऑक्साइड है इसमें। अभी मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, पहले याद कर लिए, जारण में सल्फाइड चेंज होगा ऑक्साइड में और निस्तापन में कार्बोनेट चेंज होगा किसमें, ऑक्साइड में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है सल्फाइड। सल्फाइड का जब हम लोग क्या करेंगे, जारण करेंगे तो इसमें कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, और जो निस्तापन होगा जिसमें कार्बोनेट गैस को यूज करेंगे वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकलेगी, बाहर निकलेंगे। तो ये अंतर था जारण और किसमें, निस्तापन में। आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए और एक ही इक्वेशन से सभी स्टेप आपको याद हो जाएगा। जारण में कौन सा गैस यूज कर रहे हैं, सल्फाइड है। जैसे हम लोग बात करें जारण का, किसकी बात करें बाबू, जारण का, देखिए इसमें किसका यूज किया जाएगा, सल्फाइड। जैसे ZnS है, S है तो कैसा अयस्क है बाबू, सल्फाइड अयस्क। कैसा अयस्क बाबू, सल्फाइड क्या है, अयस्क। पॉइंट के साथ याद करते चलिएगा, यानी हम कौन सा अयस्क यूज कर रहे हैं, सल्फाइड अयस्क। उसके बाद क्या याद रखना है, इसको वायु के साथ गर्म करेंगे यानी O2 लेंगे, और जैसे हम लोग गर्म करेंगे बाबू तो ये क्या बनेगा, तो याद कर लीजिए बाबू कि ZnO बनेगा। क्या बनेगा, ZnO, और यहां से निकलेगा SO2 गैस। कौन सी गैस, SO2 गैस क्या निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है बाबू कि ये जो ZnO है ये कैसा अयस्क है, कौन सा अयस्क है बाबू, ऑक्साइड अयस्क है। कौन सा अयस्क है बाबू, ऑक्साइड अयस्क। तो ये आपको स्टेप समझ में आ गया होगा कि जारण में कौन अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क। किसकी उपस्थिति होती है बाबू, ऑक्सीजन की, याद रहेगा बाबू। और ये जो सल्फाइड अयस्क चेंज होगा किसमें, ऑक्साइड में, कौन सा गैस बाहर निकालेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आया, आप इसे बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा अगर बात किया जाए निस्तापन का, किसका, निस्तापन का। निस्तापन में कार्बोनेट है जिसके लास्ट में क्या रहेगा बाबू, लास्ट में रहेगा CO3। जैसे ZnCO3, इसको गर्म करेंगे और यहाँ पे हम लोग को वायु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये बन जाएगा ZnO प्लस कौन सी गैस, CO2 गैस क्या निकल जाएगी बाहर। तो इसमें कौन सा गैस भाग ले रहा है, कार्बोनेट है। किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, वायु की अनुपस्थिति में। और कौन अयस्क बना बाबू, ऑक्साइड अयस्क। और कौन सी गैस बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी स्टेप आपको समझ में आए होंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। देखिए 19 क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। पहले जब हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे शोषण, उसमें मैंने आपको बताया था कि अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करें किसका बाबू, अधिशोषण का, यहाँ पे क्या था बाबू, लिक्विड कोई था, यानी यहाँ पे लिक्विड है और ऊपर से हम लोग कोई पदार्थ मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं बाबू, ये आपके पास क्या है, पदार्थ है। तो ये पदार्थ आएगा और आने के बाद इसके पृष्ठ पर, किसके ऊपर बाबू, पृष्ठ के ऊपर चिपक जाएगा तो नाम देंगे अधिशोषण। और अगर ये आने वाला पदार्थ किसमें बाबू, इस पूरे प्रकाय के अंदर, पूरे बल्क के अंदर, बल्क मतलब अंदर पूरे भाग में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तब हम बोलेंगे इसको अवशोषण। क्या नाम देंगे बाबू, अवशोषण। और इसको नाम देंगे हम लोग कौन बाबू, अधिशोषण। इंग्लिश देख लिए, एडजॉर्प्शन, ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। समझ में आया कि नहीं बाबू, ये है अवशोषण और ये है क्या है बाबू, अधिशोषण। समझ में आया कि नहीं बाबू, यानी आने वाला पदार्थ केवल किस पे, प्रकाय में रहे, केवल प्रकाय में रहे, मतलब उसको नाम देंगे, ये पूरा प्रकाय हो जाएगा। प्रकाय यानी इसको बोलते हैं बल्क में फैल जाए, तो इसको नाम देंगे कौन बाबू, अवशोषण। और केवल पृष्ठ पर रहे, किस पर रहे, पृष्ठ पर, तो इसको नाम देंगे हम लोग अधिशोषण। आने वाला पदार्थ को बोलते हैं अधिशोषित। क्या बोलते हैं बाबू, अधिशोषित। और जिसके ऊपर आ रहा है इसको बोलते हैं अधिशोषक। क्या नाम देंगे, अधिशोषी नाम दे दीजिए। क्या दे दीजिएगा, अधिशोषी। समझ में आया, अब याद हो गया होगा। अधिशोषण सतह पर क्रिया है, केवल सतह पे। अवशोषण पूरे प्रकार में फैल रहा है तो कैसा है, बल्क है। अधिशोषण में आने वाला पदार्थ का पृष्ठ पर सांद्रण होता है, यानी केवल किस पे जमता है, पृष्ठ पर, इसमें पूरे प्रकार में फैल जाता है। याद हो गया बाबू। अधिशोषण उष्माक्षेपी है, यानी यहां से
उष्मा बाहर निकलेगी। कई बार एग्जाम में पूछा गया उष्मा क्षेपी है, ये कैसा है, उष्मा शोषी है। तो आप ये पॉइंट 100% याद रखिएगा कि अधिशोषण में क्या होता है बाबू, उष्मा बाहर निकलती है, अवशोषण में उष्मा देना पड़ता है। अधिशोषण ताप से प्रभावित होता है, अवशोषण ताप से प्रभावित नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको समझ में आया होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसे रट लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इससे आता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कितने मार्क्स का पूछ सकता है, 2 मार्क्स का। ठीक है बाबू, देखिए कह रहा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में बात कर रहा है। देखिए बाबू, जो अधिशोषण होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है बाबू, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय मतलब कि प्रोसेस उल्टा करके जो 2 पदार्थ है, जिसमें एक है कौन बाबू, अधिशोषित, और एक क्या है, अधिशोषक, दोनों को अलग किया सकता है। यानी आने वाला पदार्थ, अभी मैंने पीछे आपको बताया बाबू, आने वाला पदार्थ अधिशोषित, जिसके ऊपर आ रहा अधिशोषी या अधिशोषक, तो इनको अलग कर सकता है। तो अलग करेगा तो कैसा है, उत्क्रमणीय। अलग नहीं कर पाएगा, अनुत्क्रमणीय। समझ में, दोनों को अलग नहीं कर पाएगा, अनुत्क्रमणीय। भौतिक अधिशोषण में निम्न ताप की आवश्यकता होती है, रासायनिक अधिशोषण में उच्च ताप की आवश्यकता होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे मेन पॉइंट याद रखना है, भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषित आने वाला, जिसके ऊपर आ रहा है अधिशोषक, दोनों के बीच कौन सा बल लगता है बाबू, वांडर वाल बल लगता है। जबकि इनके अंदर कौन बल लगता है, वैलेंस बल लगता है। 3 पॉइंट याद हो गया, उत्क्रमणीय ये होता है अनुत्क्रमणीय, यानी प्रोसेस उल्टा करके प्राप्त नहीं कर सकता है। भौतिक अधिशोषण में निम्न ताप की, रासायनिक अधिशोषण में उच्च ताप की आवश्यकता है। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषित और अधिशोषी के बीच बाबू वांडरवाल बल, इनमें वैलेंस बल लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट याद करना है बाबू कि जो भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परत का निर्माण होता है। यानी ये आकर केवल ऊपर पृष्ठ पर जो जमेंगे, इनमें बहुत से परतों का निर्माण होगा, बहुआण्विक परत। कई बार यह पूछा गया, इनमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, जिसके चलते केवल एक परत का ही क्या होता है, निर्माण होता है। लास्ट पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भौतिक अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है 20 किलो जूल प्रति मोल से 20 किलो जूल प्रति मोल से 40 किलो जूल प्रति मोल होती हैं। और इसमें 250 किलो जूल प्रति मोल से 500 किलो जूल प्रति मोल होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था हम लोग के पास आज का महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, और ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लीजिएगा 100% बोर्ड में आपसे कम से कम 10 नंबर का जरूर आएगा। ठीक है बाबू, ये वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।